हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिपलिंग फिजिक्स पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी नोट्स को डाउनलोड करने में तकलीफ है या फिर आपको नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ट्रिपलिंग फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पर जाकर सारे के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि ज़्यादा समझ में वही आते हैं, है ना। बुक्स तो हज़ारों अवेलेबल हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा मैग्नेटिज्म। क्या चीज़? मैग्नेटिज्म। कोई नया टॉपिक नहीं है, पिछले टर्म भी वही पढ़ रहे थे, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। चलो देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, देख लेते हैं क्या था। मैंने आपको बोला था कि अगर किसी चार्ज को, किसी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखते हैं, तो मुझे पता है फोर्स आता था F इक्वल्स टू QE। और जब वो विराम अवस्था में होता था तब भी उस पर फोर्स लगता था। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, E होता था उस वक्त, जैसे मान लीजिए मैंने E लिख दिया और इसके अंदर एक Q बना दिया, तो Q पर एक फोर्स लगा था इस तरीके से, और जिसकी वैल्यू होती थी F इक्वल्स टू QE। चाहे चार्ज रेस्ट में हो, चाहे आवेश विराम में हो, तब भी उस पर बल आता था जिसकी वैल्यू तो होती थी F इक्वल्स टू QE। इसको हमने पढ़ा था। इसके अलावा एक एक्सेलरेशन आता था, एक त्वरण आता था जिसका नाम था QE/m। इतना हमने जाना था उस चीज में। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट में आते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के कंसेप्ट में आते हैं, तो यहां पर अगर आवेश रेस्ट पोजीशन पे है तो उस पर लगने वाला कोई बल नहीं होता। फोर्स सिर्फ चार्ज पर तभी आएगा जब वो चार्ज मूविंग पोजीशन में होगा, यानी क्या होगा, मूव कर रहा होगा। जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा उस पर फोर्स नहीं आ सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड तभी असर डालेगी जब वो चार्ज मूविंग होगा, अदरवाइज वो चीज असर नहीं डाल सकती। इतनी बात जानी थी। इसके आगे हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए मूव कर रहा है तो क्या हमेशा फोर्स लगेगा उस पर। तो मैंने कुछ कंडीशंस रखी थी। फॉर्मूला लिखा था F इक्वल्स टू BQV sin थीटा। इसकी वैल्यू को आपको पता ही है, अदरवाइज वेक्टर फॉर्म में लिखे तो मैंने लिखा था F इक्वल्स टू Q ब्रैकेट V क्रॉस B, ये हमने लिखा था। तो ये तो हुआ मेरा फोर्स कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी के अंदर जाएगा, किसी के अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, तो उसमें इतना इतना फोर्स लगेगा। पर इसकी भी कुछ कंडीशन है। चार्ज जा कैसे रहा है इस पर भी फर्क पड़ता है, किस एंगल से, थीटा पे भी तो डिपेंडेंसी है। F इक्वल्स टू BQV sin थीटा, तो थीटा पे भी डिपेंडेंसी। तो थीटा के आधार पे लिखा था कि अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 0 या 180 होगी, तो यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल जाएगा, ऐसे पोजीशन में जाएगा, तो उस पर लगने वाला फोर्स नहीं होगा और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा में चलता हुआ चला जाएगा। ये भी हमने पढ़ लिया था, ये सब पढ़ी हुई बातें हैं पिछले टर्न पर। सेकंड केस पढ़ा था कि अगर थीटा की वैल्यू 90 हो, बेटा थीटा की वैल्यू अगर 90 हो, थीटा अगर 90 हो, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो फॉर्मूला आएगा BQV। और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज आ रहा है, तो हमने आपको बताया था वो कैसे मूव करने लग जाएगा, सर्कुलर पोजीशन में मूव करने लग जाएगा। जिस सर्कुलर मोशन की हमने बात की थी, तो वो हमेशा वृत्तीय गति में जाता है। यानी जब कोई आवेश, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अंदर 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के एंगल पर जाता है, तो वो हमेशा वृत्तीय गति में चक्कर लगाने लग जाता है। वृत्तीय गति में चक्कर तो लगाता है, लेकिन उसका रेडियस अलग अलग होता है। मतलब रेडियस भी अलग चीज पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं, अभी मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये सर्कुलर पोजीशन में घूमने लगा, ये इसकी वेलोसिटीज है, और मान लीजिए इसका रेडियस है। तो मैंने कहा इसका जो रेडियस होता है, इसकी वैल्यू होती है रेडियस की R इक्वल्स टू mv/qv, जिसमें हमने टाइम पीरियड लिखा था 2πm/qv, R बराबर लिखा था √2km/। ये सब मैंने फॉर्मूले आपको लिखवा दिए थे, ये सब फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, मतलब अगर आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तब की बात कर रहे हैं, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती। नहीं समझे? आपने कहा कि कोई चार्ज पार्टिकल डाल तो दिया और आपने कहा वो घूमने लग गया, तो क्या वो एक चक्कर लगा के, दूसरे चक्कर लगा के, तीसरे चक्कर लगा के, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी? क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ऐसा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आता। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी आवेश को घुमा तो सकती है, पर उसको वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकती, उसका वेग नहीं बढ़ा सकती। याद रखिए, वो हमेशा और हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चक्कर लगाएगा। नहीं समझे?
मेरी बात समझ रहा है? तो वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल अगर घूमा तो इसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी इसकी स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा मैं मोटरसाइकिल लेकर किसी चौराहे के चारों तरफ चक्कर लगाऊं, मेरी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, लेकिन मैं 50 मीटर पर सेकंड को चेंज नहीं कर रहा। अगर आप 50 मीटर पर सेकंड को चेंज नहीं कर रहे, अगर आप 50 मीटर पर सेकंड, तो मैं बोलूंगा भैया यूनिफॉर्म स्पीड है। हम बोलेंगे बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड है। पर क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी क्या? बेटा वेलोसिटी जो टर्म है जिसको हम वेग कहते हैं, वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है स्पीड, यानी मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं इसको, परिमाण भी कह सकते हैं, और दूसरा बनता है आपका डायरेक्शन, दिशा। इनमें से कोई एक भी चीज बदल गई ना तो वेलोसिटी बदल जाएगी बेटा, और जब वेलोसिटी बदल जाएगी तो एक्सीलरेशन अपने आप आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? इनमें से अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने 11th क्लास पढ़ाई थी, आप 11th क्लास को पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, है ना? ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझाई हैं। किसी भी चीज का वेग, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब, सदिश का मतलब, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। इनमें से कोई एक भी चीज बदल जाएगी तो वेलोसिटी बदल जाएगी, और वेलोसिटी बदलने को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बदलने को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से वेलोसिटी के बदलने को एक्सीलरेशन कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो वेलोसिटी बदलने का मतलब ये नहीं कि मैं स्पीड ही बदलूं। हो सकता है मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं, लेकिन अगर मैंने बीच में से डायरेक्शन बदल दी तो मैं कह दूंगा आप में वेलोसिटी बदल गई। मेरी बात समझ रहे हो? स्पीड नहीं बदली पर वेलोसिटी बदल गई। इसी प्रकार से जब ये कोई चीज गोल गोल चक्कर लगाती है, गोल गोल चक्कर लगाती है, तो इसकी स्पीड नहीं बदलती, लेकिन हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन जो होती है वो बदल जाती है। हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन, आप जानते हैं सर्कुलर में, सर्कुलर पोजीशन में, सर्कुलर मोशन में हमेशा हर एक बिंदु पर उसकी दिशा बदलती। देखिए इसकी दिशा ऐसे है, इसकी दिशा ऐसे है, इसकी दिशा ऐसे है, तो हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बदल रही है। और डायरेक्शन बदलने की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आता है, इसके अंदर एक वेलोसिटी आती है जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो आप एक्सीलरेशन का मतलब ये मत निकाल लेना कि यहां पर आपकी स्पीड चेंज हो रही है। नहीं, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या चेंज हो रही है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन मतलब डायरेक्शन चेंज हमेशा होती है, हमेशा है, ये तो सत्य है। आपने कहा जब जब गोल गोल घूमेगा तो दिशा बदलेगी, और दिशा बदलेगी इसका मतलब, दिशा बदलेगी मतलब वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी मतलब एक्सेलरेशन आएगा। पर ये एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आ रहा है, दिशा में बदलाव की वजह से आ रहा है, ना कि स्पीड में बदलाव होने की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकती है, किसी को भी त्वरित कर सकती है, किसी आवेश को, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकती है। वहां फॉर्मूला होता था A=E/m या QE/m, QE/m। जबकि यहां पर बात करें तो यहां पर कभी भी एक्सेलरेशन आता नहीं है। कौन सा? स्पीड वाला, या लेकिन यहां पर सेंट्रीपिटल आता है, मतलब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहकर चलते हैं। तो याद है, हाँ, अगर स्पीड बदलती तो एक और एक्सेलरेशन आ जाता जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, स्पर्शीय त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पीड बदल नहीं सकती तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो किस वजह से आता है? डायरेक्शन के बदलने की वजह से आता है। आपको तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती। आपके लिए तो ये ध्यान वाली बात है, आपको आज कुछ ध्यान नहीं रखना, ये ध्यान रखना है कभी भी एक्सेलरेशन नहीं दे सकती। इसमें जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आता है, स्पीड चेंज होने की वजह से। स्पीड चेंज होने की वजह से टेंजेंशियल आता है, जो यहाँ पर है नहीं। तो सीधी सी बात है, यहाँ स्पीड चेंज हो नहीं सकती। इतनी बातें मैं जान चुका था, ये सब बातें थी जो मेरे कल के टर्न की बातें थी। इन सभी फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती, वेलोसिटी, स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन नहीं आ सकता, है ना, एक्सेलरेट नहीं कर सकती। ये जो एक्सेलरेशन सेंटीपिटल है, स्पीड नहीं बढ़ा सकती, स्पीड बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन नहीं आ सकता इसके अंदर। चलो एक क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल्स मान लेते हैं, अ प्रोटॉन
ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल तीन है, हिंदी में बोल देता हूं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण 90 डिग्री के कोण पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता में जाते हैं, एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री, है ना। तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण 90 डिग्री के कोण पर किसी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में जाते हैं, जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ऐसे लिखना। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना है। और कौन सा फॉर्मूला यूज करें रेडियस के, तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जरा देखें क्या क्या है। आपने रेडियस का एक फॉर्मूला तो लिखा है, स्मॉल आर भी लिखा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर बराबर एम वी बाई क्यू वी, एम वी बाई क्यू वी, एक तो ये है। पर इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में अगर आपको रेडियस निकालना है तो मुझे पता है तीन पार्टिकल्स तो दे रखे हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। यानी इनको बताने का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनकी आपको दो चीजें पता होंगी। क्या क्या पता होगा? एक तो मास पता होगा, एक चार्ज पता होगा। दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा? चलो, इन तीनों की आपको क्या चीजें पता होंगी? आपको प्रोटॉन का, सॉरी, चार्ज और मास तो इनका पता है, यानी आवेश और द्रव्यमान तो इनका पता है। तो हमें पता है भाई, आवेश और द्रव्यमान तो पता है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। और हमें v नहीं पता है, तो जब v नहीं पता है और v कांस्टेंट नहीं है, तो हम कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं लगा सकते। आप क्वेश्चन में अगर ध्यान दो तो हमसे बोला गया है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो हमें काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बता रखी है। तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के निशान बन पाएंगे। मेरी बात समझ रहे? मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के निशान बनाने हैं, तो निशान बनाने के लिए बाकी सभी चीजों को कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी आप फॉर्मूले बना सकते हैं। तो मैंने कहा ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? तो मैं आपको बोलूं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। आर बराबर, एक तो फॉर्मूला ये भी है, √2 इंटू एम इंटू कैपिटल वी अपॉन क्यू बी स्क्वायर। और अगर ये फॉर्मूला मुझे रखना है तो एम और क्यू तो पता है, बी कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल विभव तो कांस्टेंट नहीं है, इसके बारे में भी नहीं बताया गया है कि ये कांस्टेंट है या नहीं। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसमें भी रिलेशन नहीं बन सकता, ये फॉर्मूला भी अप्लाइड नहीं हो सकता। फॉर्मूला वही अप्लाइड होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी का यूज हो रहा होगा। क्यों? मैं आपको करके ही बता देता हूं। आर बराबर √2 इंटू एम इंटू के ई लिख सकते हैं, अपॉन में क्यू बी। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझसे बोला गया है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट होता ही है, बी कांस्टेंट है, तो मैं इससे ऐसे रिलेशन बना सकता हूं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √Q बाय एम, सॉरी √M बाय Q। मेरे ख्याल से आपको इस डायरेक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है ना, और बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। इसका मतलब हमें इस रिलेशन का उपयोग करना पड़ेगा, इस रिलेशन का उपयोग करना पड़ेगा। मिटा दूं? चलिए, हमने कहा रिलेशन यूज किया मैंने, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या क्या चेंज है आपका? प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज डिफरेंट है। तो हमने कहा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √M बाय Q। ये मेरा फॉर्मूला हुआ, √M बाय Q। तीनों के रेडियस बताने हैं, चलो देखते हैं तीनों के रेडियस क्या होते हैं। हमें निकालना है RP/2, रेशियो निकालना है, क्या रेशियो? RP, दूसरा क्या है RD ड्यूट्रॉन, और तीसरा है R ऑफ अल्फा पार्टिकल। इन तीनों के रेशियोज बताने हैं कि इन तीनों के रेशियोज क्या होंगे। अगर इन तीनों के रेशियोज जाने हैं, इसका मतलब मैं R की जगह ये पुट कर देता हूं, प्रोटॉन के लिए हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन,
इस टू, पूरा क्यों बना दिया, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इस टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये तीन चीजें निकल कर आई। अब इसके लिए आपको एक जानकारी पहले से होना जरूरी है कि इन तीनों के मास और चार्ज होते कितने हैं। ये आपको कोई भी बता के नहीं देगा, ये आपकी खुद की श्रद्धा है कि आपको इसको यूज करना है। ठीक है बेटा, है ना। तो कभी कभी हमें अपने इंटरनेट का उपयोग सदुपयोग भी करना चाहिए। वैसे तो आप बहुत सारी चीजें कर देखते हो गूगल पर कभी कभी इन चीजों को भी सर्च कर लेना चाहिए। अगर गूगल नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि गूगल मैंने इसलिए कहा कि किताबों पर तो आप ध्यान देते ही नहीं होंगे, तो भाई गूगल पे कभी कभी इन चीजों को भी सर्च कर लो कि इनके मासेस और चार्ज क्या होते हैं। तो मेरी बात समझना, मास लिख रहा हूं और चार्ज लिख रहा हूं तीनों के। इस तरफ है प्रोटॉन, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, दूसरा है ड्यूट्रॉन और तीसरा है अल्फा पार्टिकल, दिख रहा है ना। इन तीनों के चार्ज और मास लिख रहा हूं कि क्या क्या होते हैं। देखिए, मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास 1m होता है, ड्यूट्रॉन का मास 2m होता है ना, 2m होता है, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4m होता है। ये हम सबको जानकारी है, 2He4 होता है ना ये अल्फा पार्टिकल। इसकी बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज 1e, इसका चार्ज 1e और इसका चार्ज कितना होता है 2e, है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बराबर ही होता है, इसका भी e, इसका भी e और इसका कितना होता है 2He4, तो इसका 2e इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। तो हमने कहा ठीक है, इसको इसमें पुट कर देते हैं, कितना होगा। पहले वाले को पुट करूं तो पहला वाला तो अंडर रूट m अपॉन क्यू पी, क्यू कितना है पहले का e है, दूसरा इस टू, दूसरा है अंडर रूट 2m अपॉन e है, तीसरे की बात करें तो तीसरा है अंडर रूट 4m अपॉन में कितना है 2e है। यहां से e और e कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू को निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट m, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अंडर रूट m तो कट जाएगा सभी में, इसको लिख देता हूं 1, इस 2 में हो जाएगा अंडर रूट 2, इस 2 में हो जाएगा, इसकी वैल्यू बताएं तो कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 बाहर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी चीज में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो 1 अंडर रूट 2 1 निकल कर आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहां से 2 है तो ये 2 बचेगा, ऊपर से ये 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं कि तीनों का मास कितना रहा होगा। ये मेरी वैल्यू निकालने का तरीका है। बताइए कोई दिक्कत हो? ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन को करने का तरीका हो सकता है। अब दूसरी बात मेरी समझना, मान लो कि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि विच हैज सेम काइनेटिक एनर्जी। अब की बार क्या बोल दिया, ये दूसरा क्वेश्चन है लेकिन इसी के अंदर लिखवा रहा हूं। अब की बार क्या बोल दिया है, दे आर एक्सेलरेटेड विथ, उनको किससे एक्सेलरेटेड विथ सेम पोटेंशियल, एक समान विभव से आवेशित किया गया है। मेरी बात समझना, इसमें बोला गया कि पोटेंशियल सेम है, आपकी बार काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं दी गई है, आपकी बार बोल गया पोटेंशियल सेम है। और अगर पोटेंशियल सेम होगा तो कैसे होगा, सिंपल सी बात बेटा, देखो जब पोटेंशियल की बात की गई है तो विभव वाले बात आ जाएगी, और पोटेंशियल वाला फॉर्मूला तो हमें अच्छे से याद ही है। अगर मैं पोटेंशियल वाले फॉर्मूले को यूज कर लूं तो मुझे पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m इंटू कैपिटल V अपॉन क्यू बी स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत हो तो, है ना। और अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से पोटेंशियल कांस्टेंट B पहले से ही कांस्टेंट है तो मैं इस रिलेशन से बना सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m अपॉन क्यू, V और B तो कांस्टेंट हो गए, पोटेंशियल है, ये विभव है। अगर मैं इनके रिलेशन लिख दूं तो तीनों के रिलेशन क्या निकल कर आ जाएंगे। तो पहले मैं लिखता हूं इसका, किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन की बात कर दूं तो प्रोटॉन का मास और चार्ज आ जाएगा। सबसे पहले प्रोटॉन का मास और चार्ज की बात करें तो ये हो जाएगा m अपॉन क्यू, ये भी प्रोटॉन का, ये भी प्रोटॉन का। इस 2 में ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, इस 2 अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी। इन तीनों को और सॉल्व कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है अंडर रूट m
तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ई इस टू में। ठीक है मेरे भाई, ड्यूट्रॉन का मास 2m होता है, तो अंडर रूट में 2m अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट ई इस टू अंडर रूट अल्फा। अल्फा की बात करें तो ये होता है अंडर रूट, अलग अलग लिख देता हूं, ये हो जाएगा अंडर रूट 4m अपॉन में अंडर रूट 2e। ये हो गया सॉल्व। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका रिलेशन निकल कर आ जाएंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो इसके रिलेशन निकल कर आ जाएंगे। एम सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, ई सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1:2। ठीक है, अंडर रूट 2:2, इसकी वैल्यू बचेगी 2 बाहर आ जाएगा, नीचे है अंडर रूट 2, तो ये बचेगा अंडर रूट 2। ये इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा, सही है आंसर। ये था 4m, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 नीचे से अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इतनी निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि इसका वैल्यू ये निकलेगा। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या चीज बोली गई है और क्या चीज नहीं बोली गई। जिस वैल्यू को कांस्टेंट दे रखेगा उसी से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो ऐसा नहीं कि अपना दिमाग लगा दें और कोई सा ही फॉर्मूला चिपका दें, R बराबर mv/q चिपका दिया किसी ने बिना देखे। तो भैया ऐसा मत कर देना, आप लोग ऐसे ही कुछ काम कर देते हैं क्लास में। ठीक है, चलो चलिए, आज हमारा तीसरा कंसेप्ट है, तीसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा केस थर्ड रह गया था, हमने 2 केस तो पढ़ लिए थे, तो केस नंबर थर्ड जिसकी बात करें, इफ थीटा इज अदर देन, यदि थीटा 0, 90 या 180 के अलावा कुछ हो, यानी ना तो 0 हो, ना 90 हो, ना 180 हो, इन तीनों ही ना हो, ऐसी किसी सिचुएशन में क्या होके रखेगा, यह चीज हमें बात करनी है। जरा देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। चलिए, अब की बार वो चार्ज पार्टिकल 2 पाथ में मूव करेगा। ठीक है, हमने ये कहा कि मान लीजिए इसके भी कुछ फॉर्मूलेज भी नोट करेंगे। लेट अस से दिस इज बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया, किस प्रकार से, इस प्रकार से एंटर किया। दिस इज थीटा, दिस इज क्या है, थीटा। अब ये चार्ज पार्टिकल में एक मोशन नहीं है। देखो जब वाई डायरेक्शन में जब वो 90 पे जा रहा था तो वो सीधा ऊपर जा रहा था, ठीक है, सीधे एंटर कराया गया था। अब की बार इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 2D में है, 2 डायमेंशन में है। मेरी बात समझना, अगर मुझसे कोई पूछे कि इसकी वेलोसिटी बताओ तो सबसे पहले आप पूछोगे बताओ हम कौन सी वेलोसिटी बताएं, हम एक्स वाली बताएं कि वाई वाली बताएं, क्योंकि ये पार्टिकल अब की बार 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको लिख पाना मुश्किल है। पहले मुझे बताना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन, एक्स में या वाई में, क्योंकि अगर मैं एक्स की बात करूं तो ये अगर वी है, तो मैं अगर एक्स की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन होगी वी कॉस थीटा, और अगर मैं वाई की डायरेक्शन की बात करूं तो वाई में डायरेक्शन होगी वी साइन थीटा। तो बेटा अब की बार 2 डायरेक्शन हो गई, क्या वी एक्स अलग हो गया और वी वाई अलग हो गया। देखिए 2D है ना, तो 2D है तो 2 वेलोसिटी भी तो होंगी, एक एक्स में एक वाई में, 2 डायरेक्शन साइमल्टेनियसली चल रही होंगी। और अगर ऐसा कोई पाथ होता है तो मैं आपको बताऊं ऐसे किसी पाथ में फर्क क्या पड़ता है। ऐसे किसी पाथ में आपका जो स्ट्रक्चर होता है ये आगे चलने के बाद किस तरीके से मूव करता है, ये इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है। आपने स्प्रिंग देखी है, आपने स्प्रिंग देखी होगी, वो इस प्रकार से मूव करना स्टार्ट दे देता है। और ऐसे किसी मोशन को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसे किसी मोशन को हम जानते हैं ट्रेजेक्ट्री क्या होगी इसकी, कैसा पाथ होगा इसका, तो इसका रास्ता होगा हेलिकल कहा जाता है। स्प्रिंग देखी होगी आपने, हेलिकल पाथ कहा जाता है। और ये कैसे में जाएगा, हेलिकल पाथ में चलता हुआ चला जाएगा, स्प्रिंग की तरह स्प्रिंग नुमा पाथ में चलता हुआ चला जाएगा। इसकी वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी, नोट डाउन कर लीजिए।
आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो आर बराबर हो गया एम वी बाय क्यू बी, जैसा हमने फॉर्मूले में लिखा था, रेडियस। ठीक है, हमें पता है ये होता है, और हमें यह भी पता है कि जो वेलोसिटी होती है जो बी के साथ होती है, याद कीजिए वेलोसिटी जो होती है, अगर ये गोल गोल मूव कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी बी के क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी, तभी तो सर्कल में जाएगा। तो सर्कल में जाएगा मतलब यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकल कर आएगी एम वी कॉस, सॉरी परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो बी ये है परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी साइन थीटा। मैं आपको बता भी देता हूं क्यों लिया गया है, अगर आपको समझ ना आया हो कि क्यों लिया गया है वी साइन थीटा। देखो ये कैसा बना रहा है, हेलिकल पाथ बना रहा है, और आप जानते हैं कि कभी भी कोई चीज गोल बनती है, सर्कुलर बनती है, तो सर्कुलर के लिए कौन वेलोसिटी जिम्मेदार होती है, कौन सा वेग जिम्मेदार होता है, 90 डिग्री वाला। क्योंकि क्या वी कॉस थीटा इस चीज इसकी वेलोसिटी पर कोई प्रभाव डाल रही है क्या, मेरी बात ध्यान से, ये सिर्फ ये प्रभाव डाल रही है कि ये आगे बढ़ रहा है, इसके अलावा कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। वी कॉस थीटा इसके गोल घूमने के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना, गोल घूमने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आप पिछला टर्न याद कीजिए, गोल घूमने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, के लिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री जिम्मेदार होता है, इसी की वजह से तो घूमता है। और अगर ये जिम्मेदार होता है, इसका मतलब यहां पर जो रेडियस बन के आ रहा है, रेडियस किस चीज का होगा, गोल घूमने वाले का ही तो होगा। तो ये रेडियस के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसकी त्रिज्या के लिए कौन जिम्मेदार होगा, त्रिज्या के लिए ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी ना, क्योंकि इसी की वजह से तो गोल घूमेगा, लिए वी साइन थीटा जिम्मेदार होगा। इसलिए हमने फॉर्मूले में इसी चीज को लिया है, क्योंकि रेडियस बन क्यों रहा है, वी साइन थीटा की वजह से, वी कॉस थीटा की वजह से तो कोई रेडियस बन ही नहीं सकता। ये तो आपको पता है, जब कोई चीज वेलोसिटी बी के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ऐसे जाती है तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, पहला वाला केस याद कीजिए, तो थीटा जीरो बराबर केस है, तो इस वेलोसिटी का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो किसकी वजह से गोल घूम रहा है, इस परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आर बराबर एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी, इतना सा चीज हमने लिखी है, इस बात को भी आप कभी मत भूलिएगा। हो गया नोट। अगली बात करते हैं टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड की बात करें टी बराबर 2 पाई m/क्यू बी, जो हमने पहले लिखा था वही चीज हम अभी भी लिख रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें वेलोसिटी वाला टर्म नहीं है, तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है इस फॉर्मूले में, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, तो ना एक्स की दिक्कत ना वाई की दिक्कत, तो ये वेग पर निर्भर नहीं करता। बेटा समझ आ रहा है ना, बहुत आसान सी बात है। गोल गोल क्यों चक्कर लगा रहा है, हेलिकल पाथ बन क्यों रहा है, वी कॉस साइन थीटा की वजह से, कॉस थीटा की वजह से तो कोई मोशन हो ही नहीं सकता, पैरेलल है। तो हमने कहा डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, तो इसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम एक नया टर्म लिख रहे हैं, इसका नाम है पिच। पिच मतलब होता है तारत्व। मैं आपको बताता हूं तारत्व होता क्या है, तारत्व, पिच। पिच क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड के बराबर होता है। वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड की वजह से होता है, जिसकी वजह से ये गोल चक्कर लगा रहा है। और अगर मैं वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड की बात करूं तो पिच कितना निकल कर आएगी, तो वेलोसिटी की बात करें जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है, तो हमें पता है जिसकी वजह से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आगे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है वी कॉस थीटा। आगे किसकी वजह से जाता है, वी गोल किस वजह से घूमता है, वी साइन थीटा की वजह से, आगे किसकी वजह से जाता है, वी कॉस थीटा की वजह से। और इंटू में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, 2 पाई m/क्यू में। मैं फिगर में बना के बता देता हूँ पिच का मतलब क्या है। जब एक पाथ होता है, मैं इसको मिटा रहा हूं, पिच का मतलब समझना। पिच का मतलब क्या होता है, जब ये ऐसे हेलिकल जा रहा है तो इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, तारत्व कहलाती है। सिंपल सी बात। तो अगर मैं कहता हूं इसकी पिच कम है और मैंने बोल दिया अगर कोई ऐसा है तो इसकी पिच ज्यादा है, सिंपल सी बात ना। पिच मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है।
बताइए भाई, क्वेश्चन करें, मिटा दूं? सभी चीजों को नोट जरूर कर लीजिएगा और सिर्फ सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट भी हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस सी, एक क्वेश्चन है, लेट अस से कोई मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू है 2 टेस्ला। 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है और मुझसे कहा गया कि एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है कितनी वेलोसिटी से? तो इसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज लिख देते हैं 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतना लिख देते हैं। या और भी ज्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं। 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड से एंटर करता है। एंगल लेट अस सपोज 30 डिग्री से एंटर करता है। क्या एंटर कर रहा है? चार्ज पार्टिकल ही तो एंटर करेगा। तो इसका चार्ज मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ये चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो मुझे पता है इसका चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, क्यू है, किसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना? और मास कितना होगा? तो मास की भी वैल्यू की बात करें तो मास होगा मेरा 9.1 × 10⁻³ kg। सारी वैल्यू दे दी गई है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि मुझे सभी वैल्यू बताइए, फाइंड टाइम पीरियड, आपको बताना है आवर्तकाल कितना होगा, इस हेलिकल का रेडियस, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, पाथ इसका मतलब रास्ता कैसा होगा, आवर्तकाल कितना होगा, त्रिज्यता कैसी होगी, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, इसके अलावा पिच भी बतानी है आपको कितनी होगी। ये 4 चीजें आपसे पूछ सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में इस तरीके से आ सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ये समझ लो। हमने कहा ठीक है इसको निकालें, तो मेरी बात समझना, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो मुझे पता है टी जो होता है उसका फॉर्मूला है 2πm/qb, कोई मुश्किल तो नहीं, 2πm/qb। 2πm/qb का मतलब ये हुआ 2π मास कितना दे रखा है 9.1 × 10⁻³ kg अपॉन qb, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में b कितना दे रखा है, b की वैल्यू दे रखी है 2 टेस्ला। वेलोसिटी में डिपेंडेंसी है नहीं, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो ऐसे सॉल्व करके आएगा। मेरा मोटिव ये नहीं है कि ये बताना ये आंसर कैसे निकलेगा, बस आप ये समझ लीजिए कि तरीका क्या होगा। अगर मुझे रेडियस निकालना होता तो मैं रेडियस में निकाल सकता हूं। रेडियस किस वजह से बनता है? वाई कंपोनेंट की वजह से। तो v sin थीटा mv/qb। मास की बात करें कितना है तो 9.1 × 10⁻⁻31। वेलोसिटी कितनी है भाई 2 × 10⁻²। साइन थीटा मतलब साइन 30 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्यूबी, चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला। ये निकल कर आ जाएगा मेरे रेडियस। तो रेडियस निकालने का तरीका सिंपल सा ये होगा। ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, कैसे पाथ में मूव कर रहा होगा, तो ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो मुझे पता है थीटा की वैल्यू 0, 90 और 180 के अलावा कुछ है। इसका मतलब ये कैसे जा रहा होगा, ये जा रहा होगा हेलिकल पाथ में मूव कर रहा होगा। कैसा होगा? हेलिकल पाथ होगा। एक और बात बची, पिच कितनी होगी, तो पिच का भी हमें पता है। आगे बढ़ने वाला, ठीक है, तो आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी की बात होगी, ये होगी v cos थीटा, और थीटा के साथ हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड मतलब 2πm/qb। नोट डाउन कर लीजिए। इसको और भी सॉल्व करें तो आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। v cos थीटा, v कितनी है 2 × 10⁻², cos थीटा मतलब cos 30 इंटू में 2πm, 2π × 9.1 × 10⁻⁻31 अपॉन में QB की बात करें तो Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2 टेस्ला। आप इसको सॉल्व कर लें और आपकी पिच यानी तारत्व भी निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। ये भी मेरा एक तरीका है हेलिकल पाथ को
पढ़ने का। तो हेलिकल पाथ भी एक इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट हो सकता है। कभी कभी पाथ ही पूछते हैं जनरली कि भैया कैसे रास्ते में जाएगा अगर 090 थीटा किसके अलावा होगा। इस तरह के हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स में कुछ ज्यादा ही चीजें डाल दे। नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए चीजों को। कोई तकलीफ हो तो मैसेज करिए। मिटा दें? चलो, क्योंकि हमें आज और भी चीजें स्टडी करनी है। अब हम आएंगे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज, चलिए भाई, ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन वगैरह का टॉपिक है। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या होता है? कुछ नहीं होता लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का मतलब कुल फोर्स। कुल फोर्स मतलब कुल बल। नेट बल समझ रहे हो? नेट बल, कुल बल। कुल बल जरा देखते हैं कैसे कुल बल की बात कर रहा हूं। चलो चलो देखते हैं। लेट अस सपोज, मुझे ये पता है कि दो मैं चीजें ले लेता हूं। क्या क्या दो चीजें ले लूं? एक तो ले लूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, रास्ते की बात कर लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की बात कर लूं, और दूसरी बात कर लो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं लेकिन ठीक है, आप समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है जी, कैसे जरा देख के बना देते हैं। हमने कहा ये रहा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई क्यू चार्ज है, प्लस क्यू है मान लीजिए, तो इस प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? इस दिशा में होगा। अच्छा, आप बोले भैया फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बेटा याद करो मेरा लेक्चर, मैंने आपसे कहा था प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स और ई की डायरेक्शन एक ही होगी, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। तो जो एफ की डायरेक्शन है वो ई की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर होगा फोर्स। और फोर्स कितना होगा इसकी वैल्यू अगर आपको याद हो तो मैंने लिखी थी एफ इक्वल्स टू क्यू ई, बहुत बार लिखी है। इसकी वैल्यू निकलती है एफ इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है? नहीं रिवाइज करते हो भाई? सब चीजें सब फालतू की बकवास है। दुनिया में एक ही चीज है, वो है पढ़ाई, एक ही जिंदगी है। एफ इक्वल्स टू क्यू ई, तो हमने कहा ठीक है एफ इक्वल्स टू क्यू ई, मतलब फोर्स कितना निकला? इतना। अगर ये चार्ज रेस्ट में होता या फिर मोशन में होता, गति में होता, यानी अगर विराम में होता या गति में होता, दोनों केसेस में बल लगते। ये हमें पता है कि दोनों केसेस में क्या होता है? बल होता है। अगर मुझे ए निकालना होता तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? ए बराबर एफ अपॉन एम, एफ की वैल्यू क्यू ई अपॉन में एम, एक्सेलरेशन इतना आता है, ये हम जानते हैं। कोई बात भाई? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की बात करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो क्या होगा? लेट अस सपोज, इंग्लिश बोल दी मैंने, आप परेशान मत होइएगा इंग्लिश को देखकर। लेट अस सपोज बोला है, बी की बात करें, हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड है कोई, और मैंने बेटा कहा आपसे कोई चार्ज है, किस पोजीशन में है? चार्ज रेस्ट में है, विराम स्थिति में है। तो इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा? तो आप जानते हैं इस पर लगने वाला कोई बल नहीं होगा। अगर ये आवेश विराम स्थिति में हो तो बल नहीं होगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, बहुत बार बता दिया है, बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये चार्ज मोशन में आ जाए तब तो बल लगेगा इसके ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल बल लगेगा। आपने कहा बी, ठीक है ना? बी, हमने कहा क्यू, है ना? कोई दिक्कत? तो इस पे फोर्स लगेगा। तो अब की बार अगर ये मोशन में होगा तो मोशन में इसके ऊपर फोर्स आता है। मोशन में यानी गति में अगर ये आ जाएगा, जैसे गति में इसकी कोई गति है तो इसमें आ जाएगा। जैसे मैंने कहा लेट अस सपोज कि चार्ज कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। ये चार्ज की वेलोसिटी कैसे? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे
वेलोसिटी ऐसे हमें जानते हैं 90 डिग्री है, तो हमें पता है मोशन होगा, गति होगी तो फोर्स आ जाएगा, देयर विल बी फोर्स। कितना बल होगा, तो फोर्स निकालने का हमें तरीका पता है, एफ एम बराबर लिखा था हमने, बल होगा, और बल की जो हमने चीजें लिखी थी, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा एफ एम इक्वल टू होगा बी क्यू वी। चाहे तो अगर मैं थीटा लिखता तो बी क्यू वी क्या होता, साइन थीटा। मैं भी किसी एंगल पे लिख देता हूं, हो सकता है आप यहाँ पे 90 पुट कर दें, इसलिए मैं भी कोई जनरल केस ले लेता हूं कि थीटा। तो अगर फोर्स होगा तो ये फोर्स भी निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो भी फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी तब भी फोर्स होगा। पर मेरे भाई एक बात मुझे बताइएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता दोनों हुई तो नेट बल क्या निकलेगा, उस नेट बल को ही हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज कुछ बात नहीं है, लॉरेंज ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता में जो बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में जो बल लगेगा, दोनों को उन्होंने प्लस कर दिया, इसी को उन्होंने कहा है लॉरेंज फोर्स, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे लिखना होता टोटल फोर्स तो एफ नेट उन्होंने कितना लिखा है, दोनों का फोर्स लिख दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इसी को उन्होंने कह दिया लॉरेंज फोर्स। ये क्या है, इलेक्ट्रिक है। और इसकी अगर वैल्यू लिखना चाहो तो मैं वैल्यू भी लिख के बता देता हूं। आपने एफ ई किसके बराबर था, क्यू ई के बराबर था, एफ नेट किसके बराबर, और ये किसके बराबर था, ये बराबर था मेरा बी क्यू वी साइन थीटा के बराबर। बस इतनी सी मेरी आपसे विनती है कि आप इस चीज को ध्यान से देखें, बस इसी को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। तो हो सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और तब नेट फोर्स कितना निकलता, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। और ऐसा भी होता है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या किसी एंगल पे हो, कुछ भी केस बन सकता है भाई मेरे। तो उन सभी में नेट फोर्स, नेट बल किस कौन बताता है, लॉरेंज फोर्स बताता है। लॉरेंज फोर्स का मतलब एफ नेट इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, बस इतनी सी बात है, इसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। समझो बात को, कोई बात हो फिर मुझे बताइए। ठीक है, बता दूं, चलो लॉरेंज फोर्स पढ़ रहे हैं, टोटल फोर्स। मैंने आपसे कहा बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, कितने केसेस बन सकते हैं, तो 15-20 केसेस बन सकते हैं। पर 15-20 केसेस तो नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, बस 1-2 केसेस पढ़ेंगे, 1-2 केसेस पर ही अपना मामला खत्म करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। चलो पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, आप खुद ही कर लोगे, बहुत आसान है, अगर आपको यह पता है कि कब कितना फोर्स लगता है तो आप अपने आप लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तीव्रता के साथ क्या हो, समांतर में हो। समांतर मतलब समझते हो, पैरेलल में हो, मतलब दोनों एक ही दिशा में एक्ट कर रही हैं। चलिए हमने बना दी, एक ई है और एक बी है, एक ई है एक बी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और मैंने कहा एक मैंने क्यू रेस्ट पोजीशन में ले लिया, क्या ले लिया, क्यू किस में ले लिया, रेस्ट पोजीशन में ले लिया। चलो अब इसके नेट फोर्स की बात करेंगे, इस पे नेट बल कितना लगेगा। तो भाई देखो दो फोर्स लगेंगे, पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की, विद्युत बल की, कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं, सबकी चीजें निकाल देते हैं। विद्युत बल की बेटा बात करें तो फोर्स एफ है, मुझे पता है उसी डायरेक्शन में लगेगा, मैं इधर लिख देता हूं इसको रेस्ट में, एफ लगेगा। कितना आएगा मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी एफ इक्वल्स टू क्यू ई। एक्सिलरेशन कितना होगा, एफ अपॉन एम यानी क्यू ई बाय एम, यानी एक्सिलरेशन होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स तो निकल कर आ गया, मेरी बात समझ रहे हो, एक्सिलरेशन तो निकल कर आ गया। ठीक है,
अगर ये रेस्ट पोजीशन में था तो इतना लिख दिया। अब मुझसे पूछे भाई चलो एक्सेलरेशन वगैरह निकला है, इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। बेटा जब किसी चीज में एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, तो वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसको v बराबर u प्लस टी, एस बराबर यूटी प्लस। ये मोशन किस साइड कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो मैं एक काम करता हूं, इसको a को लिख देता हूं ax, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अगर मैं v वेलोसिटी की बात करूं कितनी होगी, तो v बराबर क्या होगा, u प्लस at। और सॉल्व करते हैं इस चीज को। ux यानी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना है इस चीज का, तो ux कितना है, 0 है। रेस्ट पोजीशन में है ना स्टार्टिंग में, तो लेकिन रेस्ट में है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कितनी निकली, ax की जगह ये पुट कर देता हूं, ये होगी qe बाय m इंटू टी। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे बोल दे कि बताइए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होगा qe बाय m इंटू टी। ये मेरा तरीका होगा इसको निकालने का। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इतना आएगा इस चीज के ऊपर, ये इस तक जा नहीं रहा है, मैंने बस इसकी वेलोसिटी लिखी है। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो चुंबकीय बल, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भैया रेस्ट में है तो चुंबकीय बल का है बात का। बेटा रेस्ट में तो बहुत कम समय के लिए है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, जैसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता आएगी, ये चार्ज पार्टिकल भागना स्टार्ट नहीं कर देगा, ये इस तरफ को जाएगा। और बेटा जब कोई चार्ज मोशन में आ जाएगा तब तो आएगा मैग्नेटिक फोर्स। पहले नहीं था, मानता हूं इनिशियली नहीं था, लेकिन बाद में तो इसके ऊपर फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, रेस्ट पोजीशन से मतलब मोशन में चलना स्टार्ट करेगा। जैसी कोई चीज गति में आती है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन में भाग के जाऊंगा, अगर जैसे भागना स्टार्ट करूंगा तो कोई मुझे, जैसे कुत्ते नहीं होते हैं भैया, एक आदमी खड़ा रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन कुत्ता भागना स्टार्ट कर देगा तो उसके पीछे पड़ जाएगा। सेम चीज है, आपने मतलब भागना थोड़ा सा स्टार्ट किया तो इस पर क्या लगने लग गया, मैग्नेटिक फोर्स लगने लग गया, चुंबकीय बल लगने लग गया। चुंबकीय बल लगने लग गया तो मैंने कहा इनिशियली, अगर प्रारंभ में बात करूं, जब क्यू रेस्ट में था, तो कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जब क्यू मोशन में आ गया तो कोई फल आया क्या, तो कोई बल आया क्या, हमें तो इससे मतलब मोशन में आया तो कोई बल आया। तो आप बोलेंगे क्यू मोशन में आया तो कोई बल कैसे आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वेलोसिटी किसके पैरेलल हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड के। बी की डायरेक्शन भी यही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है, और हमें पता है जब ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो थीटा 0 होता है। एफ बराबर क्या होगा, बी क्यू वी साइन 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब अभी फोर्स कितना है, 0। यानी लॉरेंज फोर्स अगर मैं इस केस में निकालूं तो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ क्यू ई के बराबर होगा। यानी जब दोनों की डायरेक्शन पैरेलल होती हैं, ऐसे केस में एफ नेट जो निकल कर आता है वो किसके बराबर निकलता है, एफ ई के बराबर निकलता है। पहला केस बहुत आसान सा केस था, मेरे ख्याल से आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कोई बल होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलता चला जाएगा, क्योंकि एक ही बल है, इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होता चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अगर एक ही दिशा में है तो उस पर कोई बल नहीं आता, वो हमेशा एक ही दिशा में चलता हुआ चला जाता है। समझ रहे हो, है ना, लॉकडाउन चल रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, थोड़ी सी ज्यादा रोज केसेस निकल कर आ रहे हैं, बहुत वैसी स्थिति है। इस स्थिति को यूटिलाइज करो, अपने घर में रहकर अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को सुरक्षा समझाएं, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। आप लोग तो समझा सकते हैं, तो इसलिए चीजों को लेकर चले, है ना। आसान सा केस था, फोर्स निकालना मेरे लिए तो बहुत आसान था, मुझे नहीं लगता। देखो चार्ज जब रेस्ट में होगा और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो आवेश अगर विराम अवस्था में है बेटा, विराम अवस्था में होगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। ए बराबर क्या होता है, एफ अपॉन एम। वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। यू तो 0 है इनिशियली, तो ये क्या ना हो गया, इसके बराबर। मैग्नेटिक की बात करें तो अगर रेस्ट में बात करूं तब भी फोर्स 0 होगा, मोशन में होगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, तब भी फोर्स 0 होगा। इसका मतलब जब दोनों पैरेलल होते हैं तो अकेला कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लेके जा रही है, इसको सीधा सीधा लेके जा रही है, मतलब एक ही फोर्स से स्ट्रेट लाइन पाथ होता चला जाएगा, कोई बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से चीज को समझ सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इस तरीके से हम बात करते चाह रहे हैं। तो हमने बोला सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन नाम की चीज होगी, तो क्या होगा, वेलोसिटी होगी,
और वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि इसमें क्या है, एक्सीलरेशन है, क्योंकि त्वरण नाम की चीज है। तो इतनी सी बात है, नोट डाउन करें। अगला मिटा दूं, केस नंबर सेकंड। चलो अगला केस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो, एक दूसरे से अभिलंब पर है, अभिलंब समझते हो, परपेंडिकुलर। चलो भाई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर का मतलब समझाते हैं, क्या होगा। अरे पहले इस वाले केसेस को कंप्लीट कर लें, इसका भी केस बच जाएगा ना, वरना इसी केस को कंप्लीट कर रहे हैं। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी पैरेलल ही है, हमने वो केसेस नहीं पढ़े ना, अगर किसी एंगल पे जाएगा तो नहीं पढ़ा ना मैंने। चलो एक बात समझना मेरी, ऐसे तो हम बहुत सारे केसेस बना सकते। हमने कहा था ई और बी है, ये ई है, ये बी है। थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि भैया कोई चार्ज रेस्ट में है। अब हम क्या करते हैं, चार्ज को ऐसे में एंटर कराते हैं, ऐसे में मतलब कैसे, इसकी वेलोसिटी ये है और ये चार्ज क्यू है, ऐसे एंटर कराते हैं। पहले इस चीज को पढ़ते हैं, तो इस पर कितना कितना फोर्स आएगा और नेट फोर्स कितना निकल कर आएगा, ये मुझे बताना है कि कितना कितना इस पर नेट फोर्स होता चला जाएगा। देखो एक मेरी बात समझना, ये क्या है, वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी है तो मेरे बेटा भाई ध्यान से समझना, ये वी वाई बोल दो तो इसका गलत तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो गलत नहीं होगा, आप लोग तो समझदार हैं। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आपको पता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, विद्युत क्षेत्र की बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी विद्युत बल की बात करूं कितना निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमें पता है, एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ इक्वल टू होता है क्यूई। बताइए कोई दिक्कत हो, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यूई। ठीक है, अगले की बात करें, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं कितना होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन होता है क्यू ई बाय एम, इस तरह से निकल जाएगा। एक्स बराबर क्या हुआ, क्यू ई बाय एम। अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल जाएगा इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे ये चार्ज पार्टिकल जाएगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसको इस तरफ लेकर जाएगा, इस तरफ लेकर जाएगा, तो मतलब एक्स में इसकी डायरेक्शन होगी। अगर मैं बोलूं एक्स में एक्सेलरेशन इस तरीके से बढ़ेगा। वेलोसिटी बतानी है कितना होगा, तो वी एक्स बराबर होता है यू एक्स प्लस ए टी, ए एक्स टी। इनिशियल में बोले तो इनिशियल में यू एक्स, अभी तो यू वाई है ना, सोचो यू वाई है, यू एक्स तो है नहीं कुछ भी, तो इनिशियल की बात करें तो ये किसके बराबर, जीरो है। तो अभी भी अगर मैं बात करूं तो वी एक्स किसके बराबर होगा, तो ये होगा क्यू ई बाय एम इंटू टी के, अभी भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें कि चुंबकीय बल कितना होगा, तो चुंबकीय बल निकल कर आएगा, मैग्नेटिक फोर्स निकल कर आएगा, F बराबर होता है 90 डिग्री पर कोई चीज जाती है, मुझे पता है क्या होती है, बी क्यू वी साइन 90, हमें पता है फोर्स कितना निकल कर आएगा, बी क्यू वी के बराबर निकल कर आएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो, F इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू वी होगा, मेरे के लिए बहुत आसान है। और बी क्यू वी से कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। अब मेरी बात समझना, दोनों फोर्सेस है, एक बल इसको आगे लेकर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत क्षेत्र से आगे लेकर जा रहा है, क्योंकि F बराबर क्या है क्यू ई, और ई की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो इसको आगे लेकर जा रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, इसको गोल घुमा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये गोल घूम रहा है।
इसकी वजह से गोल घूमेगा और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये आगे जाएगा। अब आप समझें कि आगे भी जा रहा है, गोल भी घूम रहा है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, और इसमें एक्सेलरेशन भी है, त्वरण भी है, तो क्या होगा। अब देखना इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। मुझे नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है इतना ही। इन दोनों की दूरी, इनके बीच में दूरी हमने P1 पिच लिखी थी, पहले ही बताया था पिच क्या होता है, P2 और ये P3। अगर मैं पिच की बात करूं, सबसे बड़ी पिच किसकी होगी, P3, फिर P2 और फिर P1। मेरी बात समझना, ये हेलिकल पाथ बनाएंगे, हेलिकल तो बताएंगे, स्प्रिंग जैसा तो बनाएंगे, लेकिन ये हेलिकल जो स्प्रिंग नुमा जो पाथ बन रहा है वो एक बराबर नहीं होगा। ऐसा होगा कि पहले स्प्रिंग में चक्कर लगने के बाद दूसरा चक्कर लेट लगेगा, तीसरा चक्कर और लेट लगेगा, चौथा चक्कर और लेट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन, त्वरण नाम की चीज आ गई, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो वो और आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऐसा पाथ बनता हुआ चला जाएगा और फोर्स जो होगा आपकी बार QE प्लस BQV दोनों के बराबर निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस फोर्स को लिख सकते हैं। ये मेरा इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये केस निकल कर आता है। मिटा दूं, चलिए। तीसरा केस, अगर मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, अब कोई चीज एंगल में चली जाए, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी होगी तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी, v cos थीटा। वाई डायरेक्शन जिसकी वजह से घूमेगा वो कितनी होगी, v sin थीटा। ये मुझे पता चल गया। दोनों फोर्सेस होंगे, दोनों फोर्सेस की बात कर लेते हैं। विद्युतीय बल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा आगे की तरफ लेकर जाता है इसको, विद्युत बल आगे लेकर जाएगा, आगे लेकर जाएगा तो मुझे एक्स डायरेक्शन से मतलब है, मुझे पता है F बराबर क्या होता है, QE होता है। AX बराबर क्या होता है, AX बराबर होता है F/m QE/m, ठीक है। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो Vx बराबर क्या होगा, UX प्लस AX इंटू टी। वेलोसिटी किसके बराबर होगी, UX। इनिशियल की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में, v cos थीटा, जीरो तो नहीं है, तो ये हो जाएगा v cos थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, AX कितना है, QE/m इंटू टी। इस तरीके से इसकी वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स लिख जाएगा। अगर मैं इसके मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल की बात करूं, कितना लगेगा, तो ये भी मेरे लिए आसान है। मुझे पता है गोल घूमना है चुंबकीय फोर्स की वजह से, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। अगर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है इसका मतलब मुझे पता है F बराबर क्या होता है, BQV sin थीटा, ये होता है BQV sin थीटा, ठीक है ना। और इस तरीके से हम चीजों को लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये दोनों फोर्सेस निकल कर आ गए। इस तरीके से हेलिकल, इसमें भी पाथ कैसा होगा, इसमें भी हेलिकल होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी हेलिकल होगा और इसमें भी क्या होगा, सेम तरीके से पिच बढ़ती जाएगी। एक ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा, इस तरीके से पिच बढ़ती चली जाएगी और सर्कुलर पाथ ऐसे ही गोल गोल चक्कर लगते हुए चले जाएंगे। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये तीनों चीजें थी, इनको भी आप थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, क्या वर्किंग होती है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। देखो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक मशीन है, एक मशीन है जो बहुत सारे छोटे छोटे काम करती है। क्या करती है, एक्सिलरेट करती है किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ही हाई स्पीड से, बहुत ही हाई स्पीड से एक्सिलरेट करती है। यानी क्या है,
इट इज अ मशीन यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। हिंदी वालों के लिए, किसी किसी भी आवेश को त्वरित करने के लिए जिस मशीन कार्य करती है उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन कहकर चलते हैं। और साइक्लोट्रॉन किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत तेजी से लेकर जाती है, बहुत तेजी से लेकर जाती है। बहुत तेजी से लेकर जाती है मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज होती है उसकी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² उसका बहुत तेज होता है। या मैं कह दूं बहुत हाई एनर्जी से लेकर जाती है, तब भी कोई बात गलत नहीं है। तो कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आप बहुत तेजी से ले जाना चाहते हैं तब के लिए इसका उपयोग होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, और इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टर्न पर। आप लोग भी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिएगा और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिएगा, है ना। बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्न पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न। थैंक यू वेरी मच।